एपिसोड 171 टू 180। अध्याय 171। साहसी बनने का निर्णय लिया। जिनविला लिवेई को ठंडे पानी से नहाना पड़ा क्योंकि उसके पीरियड्स के कारण उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो उसे बिस्तर तक ले जा सकता था, लेकिन उसकी शापित आंटी फ्लो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस कारण से उनका मूड खराब हो गया था। जब वह लंबे समय तक ठंडे पानी से स्नान करने के बाद बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि ज़ीमिंग कमरे में नहीं थी। वह नहाने के लिए बगल वाले कमरे में चली गई। चूंकि लिवेई कल रात ज़ीमिंग के कमरे में सोया था, इसलिए उसके कपड़े इस कमरे में उपलब्ध नहीं थे और वह अपने कपड़े लिए बिना ही नहाने चला गया। जब वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपनी कमर पर एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसके गीले बाल उसे और भी कामुक और आकर्षक बना रहे थे। उसके बेहतरीन तराशे हुए पेट उसके रूप को ईश्वर जैसा बना रहे थे। कोई भी सामान्य लड़की ऐसी उत्तेजनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकती। ज़ीमिंग जो अपने कमरे में स्नान करने गई थी, अपने कपड़े अपने साथ ले गई है। उसने जल्दी से स्नान किया और मैजेंटा रंग की पोशाक पहन ली जो उसकी त्वचा के रंग से बिल्कुल मेल खा रही थी। उस ड्रेस में वो साफ सुथरी और खूबसूरत लग रही थी। उसने अभी तक कोई मेकअप नहीं किया था क्योंकि वो अभी अभी नहाकर आई थी, लेकिन नहाते समय उसके हल्के गुलाबी गाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। लिवेई जिसने अभी बेडरूम का दरवाजा खोला था, उसे इस तरह बाथरूम से बाहर आते देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। वह उसे हतप्रभ और पागल सी निगाहों से देखता रहा। वह अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। जब ज़ीमिंग बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि किसी की निगाहें उस पर पड़ रही हैं और वह दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसने देखा कि लिवेई केवल एक तौलिया अपनी कमर पर लपेटे हुए खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि शौवर से बाहर आते ही उसे ये दृश्य देखना पड़ेगा। उसके खूबसूरत तराशे हुए शरीर को देखकर उसकी सांस अटक गई। जब उसकी नज़र उसके शरीर पर गई तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तौलिया पर उभार देखकर उसका शरीर अकड़ गया। स्थिति अजीब हो गई। उसने लिवेई की ओर देखा जो अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अजीब तरह से खांस रहा था। अरे, मैं अभी नहाकर आया हूं और ये लड़की मुझे पागल कर रही है। वो नहाकर निकली ही थी कि बिना कुछ किए मुझे लुभाने लगी। मैं बिना कुछ किए ही उसकी तरफ आकर्षित हो गया। अगर ये सच है तो ये ठीक नहीं है। मेरा हर वक्त उससे उत्तेजित होना ठीक नहीं है। मुझे भी अपने आकर्षण पर काम करना चाहिए ताकि वो भी मुझे चाहे। इस तरह हमारे रिश्ते संतुलित हो सकते हैं। ये समानता का दौर है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, फिर वे इस क्षेत्र में पीछे क्यों हैं? मुझे उसे यह एहसास दिलाना होगा कि उसका पति कोई साधारण आदमी नहीं है। शहर की सारी लड़कियां मुझ पर फिदा हैं, इसलिए उसे मेहनत करके मुझे अपना बनाना होगा। सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, उसे मेरे शरीर पर निशान बनाकर मुझे अपना बनाना है। ये बात सोचते हुए वह बुरी तरह मुस्कुराया। वह उसे अपना बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह अपनी कल्पना में मग्न था, लेकिन उसकी नज़रें उस पर से हटती ही नहीं थीं। उसने उसके हाथों को हिलते हुए देखा और देखा कि कैसे वह उसके संपूर्ण शरीर को देखकर घुटी हुई सी महसूस कर रही थी। उसके होंठ गर्व से मुड़े हुए थे। वह अपनी तरफ मुड़ा और उसे अपना बायां प्रोफाइल दिखाया। वह एक मॉडल की तरह खड़ा था। उसकी थोड़ी ऊपर थी, उसकी निगाहें बगल की ओर थीं और उसके हाथ कमर पर थे। वह उसे अपना शरीर और परफेक्ट प्रोफाइल दिखाना चाहता था ताकि वह अपने लुक से दीवाना हो जाए। जब ज़ीमिंग ने उसकी हरकतें देखी तो वह अवाक रह गई। यह आदमी क्या कर रहा है? वह आश्चर्य से भर उठी। वह हंसी और पूछा, तुम अभी यहाँ क्यों हो? उसने सहजता से कहा। उसने उसकी ओर देखा और अपने सुंदर शरीर के प्रति उसकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा निराश हुआ। उसने उसकी ओर देखा और कहा, यह मेरा कमरा है। जब मैं तुम्हारे कमरे में नहाया था तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आया हूँ। उसने परेशान स्वर में कहा। उसने उसकी ओर देखा और असहायता से मुस्कुराते हुए कहा, ओह। फिर वह सहजता से उसकी अलमारी में गई और उसके लिए कार्यालय में पहनने के लिए उपयुक्त पोशाक ढूंढने लगी। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ये पहली बार था जब वह उसके लिए कपड़े चुन रही थी। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और पहले वाली निराशा गायब हो गई। इसके बाद वह उसके पास गया और ज़ीमिंग को पीछे से गले लगा लिया जो उसके लिए एक पोशाक ले रही थी। वह तब दंग रह गई जब उसने अचानक अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट ली और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। उसने तकनीकी रूप से अपना सारा वजन उस पर डाल दिया। वह उसकी गर्दन से लिपट गया और ताज़े फूलों वाले शैम्पू की खुशबू सूंघने लगा। उसने उसके कोमल शरीर को महसूस किया और अपनी पकड़ और मजबूत करने से खुद को रोक नहीं पाया। यदि यह उसके नियंत्रण में होता तो वह उससे कभी अलग नहीं होता। ज़ीमिंग पहले तो असहज थी, लेकिन फिर उसने उसका आलिंगन स्वीकार कर लिया और अपने पेट के चारों ओर उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए। उसने हल्के से उसकी गर्दन पर चुंबन किया जिससे वह चक्कर खाकर अपना सिर दूसरी ओर घुमाने लगी। उसे लगा कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे सुखद क्षण था। इन दो जीवनों में से उसे लगा कि यह सबसे अच्छा क्षण है जिसे वह अनुभव कर सकती है। उसे एहसास हुआ कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दी जाए। हमें अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी। ये हम पर निर्भर करता है कि वह उन चीज़ों में खुशी ढूंढता है जो हमारे पास हैं या भौतिकवादी खुशी के पीछे भागता है जिसके लिए हम अपने वर्तमान क्षण और खुशी को बर्बाद करते हैं। हमें सर्वोत्तम जीवन और भविष्य पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान क्षण में अपनी खुशी ढूंढनी होगी। और ज़ीमिंग के लिए ये सबसे खुशी का पल था। वह उस आदमी की बाहों में है जो उससे बहुत प्यार करता है। कम से कम उसे पता है कि वह उसे दूसरों की तरह चोट नहीं पहुंचाएगा। और वह भविष्य के बारे में सोचकर अपने खुशी के पल को बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए उसने साहसी बनने का निर्णय लिया। लिवेई जो उसे गले लगा रहा था और उसकी गर्दन पर चुंबन कर रहा था, आश्चर्यचकित रह गया जब वह अचानक उसके आलिंगन से मुक्त हो गई और उसकी ओर मुड़ गई। वह मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लिवेई, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे शरीर से? उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए पूछा।
उसका मतलब था कि वह झाओ मिंग थी जो जीमिंग के शरीर में आई थी, और वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह उसके आंतरिक व्यक्तित्व से प्यार करता है, जीमिंग के शरीर या चेहरे से नहीं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि अगर उसे अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताना है तो यह उसका सबसे अच्छा फैसला होगा। लेकिन लिवेई उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने उसकी बातों को दूसरे अर्थ में लिया, क्योंकि उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का गलत अर्थ निकालना आसान था। उसका आभामंडल अचानक बदल गया और भाव ठंडे पड़ गए। उसका क्या मतलब था? क्या वह सोचती थी कि मैं उसके साथ सिर्फ उसके शरीर के लिए हूं या कुछ और? जब उसने ये सवाल पूछा तो उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अध्याय 172 मैंने उसे किस प्रकार बहकाया। जीमिंग की बातें सुनकर उसके आसपास का माहौल अचानक ठंडा और दूर हो गया। उसका जबड़ा कस गया और हथेलियां मुट्ठियों में बदल गईं। वह अपनी नाराजगी छिपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उससे डरे, लेकिन उसका सवाल उसे परेशान कर रहा था। क्या वह मेरे बारे में ऐसा सोचती है? क्या वह सोचती है कि मैं कंजूस हूं और सिर्फ उसके साथ सोना चाहता हूं? उसने उसकी बात गलत समझी और इस बात से उसे गुस्सा आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसके बारे में इस तरह सोच सकती है। जीमिंग ने उसकी ओर देखा और उसके रवैये और भावों में बदलाव देखा। उसने उसकी दूर की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसने कुछ गलत कहा था, क्योंकि उसने झाओ मिंग बनकर उससे ये सवाल पूछा था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए उसके लिए उसकी बातों का गलत मतलब निकालना स्वाभाविक है। जब जीमिंग ने उसके गुस्से और ठंडे भाव देखे तो उसे थोड़ा डर लगा। यही भाव उस समय भी था जब वह पहली बार अस्पताल में उससे मिली थी और उसने उससे तलाक के लिए कहा था। उस समय तो उसे उसके व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह उसके लिए कोई नहीं था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह उसे पसंद करती है। पता नहीं ये प्यार है या नहीं, पर वह उससे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और अगर उसे इस दुनिया में रहना ही है तो उसके साथ जिंदगी बिताना बुरा नहीं होगा। वह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी। जीमिंग ने अपनी कोमल और मासूम आंखों से उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने अपने हाथ उठाए और अपने हाथों में उसका चेहरा थाम लिया और पंजों के बल खड़ी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और उसके होठों पर चुमा। चुंबन जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीमा और कोमल था। लिवेई उसके अचानक चुंबन से दंग रह गया। उसे उस पर गुस्सा आया कि उसने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा, लेकिन अगले ही पल वह पंजों के बल खड़ी होकर उसे चूमने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इतने करीब से उसके मासूम चेहरे को देखकर वह अपना गुस्सा भूल गया और उसे वह करने दिया जो वह कर रही थी। जब भी वह पहल करती है तो उसे आनंद आता है। जीमिंग ने अपने होंठ अलग किए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे माफ करना। मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। बस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। मैंने अपने जीवन में कई विश्वासघात झेले हैं, मैं एक और विश्वासघात नहीं चाहती, खासकर तुमसे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं पता कि मैं जीवन भर इसे झेल पाऊंगी या नहीं, उसने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ भारी हो गई। वह रोना नहीं चाहती, खासकर इस वक्त, लेकिन अचानक उसे वो सारी दर्दनाक यादें, अपने पिता का खून से लथपथ शरीर और उनका लाचार चेहरा याद आ गया जब वह उनसे आखिरी बार मिली थी। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर उसने महल में शादी नहीं की होती तो उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। वह अपने पिता के साथ अन्य गांवों में जाकर मरीजों का इलाज कर सकती है और अपने पिता की तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी ऊंचाइयां हासिल कर सकती है और उसका नाम भी इतिहास में दर्ज हो सकता है। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ अलग चुना है। डॉट 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 माहौल में अचानक आए इस बदलाव से लिवेई चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस पल इतनी भावुक हो जाएगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने उसकी ओर देखा और उसके छोटे से चेहरे को अपने बड़े हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जीमिंग, अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहता तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा और जीवन भर तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। ये वादा मैंने तुमसे शादी के वक्त किया था। उस वक्त तो मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता, पर फिर भी मैंने तुमसे एक बड़ा वादा किया था, तो अब जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? उसने अपनी बाहें उठाते हुए उससे पूछा। उसे नहीं पता कि वह इतनी डरी हुई क्यों थी और उसके साथ सुरक्षित क्यों महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे शांत करने और उसके शब्दों और कार्यों में ईमानदारी महसूस करने का समय देने की ज़रूरत है। उसके शब्दों से जीमिंग की असुरक्षा दूर हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार वह रोई नहीं। उसने रोने से बचने के लिए अपनी आंखें रगड़ लीं और फिर चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम दूसरों की तरह मुझे धोखा नहीं दोगे। जब उसने रोने से बचने के लिए अपनी आंखें रगड़ी तो लिवेई ने उसकी तरफ देखा। वह बेबसी से मुस्कुराया। ये लड़की सचमुच अनोखी है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी लड़की। ये कहकर उसने अपना सिर नीचे किया और उसके होठों पर चुंबन किया। चुंबन कोमल लेकिन प्रेम से भरा था। ये चुंबन जल्दबाजी में नहीं बल्कि आश्वासनपूर्ण था। उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। उसने उसके होठों को कुतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसने उसे काट लिया। वह दर्द से चिल्लाए, आह! जब उसने उसे यह कहते सुना, श्रीमती जिन, इतनी शरारती मत बनो। अगर तुम मुझे बहकाने के परिणाम सहन नहीं कर सकती तो ऐसा मत करो, अन्यथा मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। उसने उसे अपनी कर्कश आवाज में डांटा। उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। मैंने उसे किस तरह बहकाया? पब फ्यूचर विज्ञापन। डॉट 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 जब वे चुंबन कर रहे थे तो उसने महसूस किया कि वह अपने ठंडे हाथों से उसकी नंगी पीठ सहला रही है। उसकी हरकतों से वह सिहर उठा और अगले ही पल उसने अपना सारा वजन उस पर डाल दिया और उसका कोमल शरीर केवल तौलिए से ढके उसके नंगे शरीर को छू रहा था। इस अंतरंगता ने उसके शरीर में चिंगारी सुलगा दी।
अगर वह अपनी मासूम हरकत 1 मिनट और जारी रखती तो वह अपना नियंत्रण खो देता। इसलिए उसे डांटने के लिए उसके होठों को काटना पड़ा। ये लड़की बिना कोशिश किए ही मुझे लुभाने लगी है। अगर इसने कभी मुझे रिझाने की कोशिश की तो पता नहीं क्या होगा। जीमिंग को इस बात का कोई पता नहीं था कि क्या हुआ था। वह उसके उत्तेजक शब्दों के कारण शर्मिंदा था। उसे पता चलता है कि उसने तौलिया के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से उसकी ओर पीट कर ली और अपने जलते हुए चेहरे को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी हथेलियों से उसे छू लिया। लिवेई उसके शर्मीले व्यवहार को देखकर हंस पड़ा। जीमिंग जल्दी से उसके लिए एक नेवी ब्लू रंग का फॉर्मल सूट ढूंढती है। अलमारी में झांककर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ सूट ही हैं, वो भी सिर्फ काले, नीले और स्लेटी रंग के। उसकी अलमारी में न तो दूसरे रंगों के कपड़े हैं और न ही औपचारिक कपड़े। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी टी शर्ट और पायजामा है। बस, शहर के सबसे अमीर आदमी के पास आरामदायक कपड़ों की इतनी कमी कैसे हो सकती है। उसने आह भरी, मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी है, वरना मैं ही नहीं, उसे और कौन लाड़ प्यार करेगा। उसने सूट उसे देते हुए कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए वह जल्दी से चली गई। उसने उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की। वह सचमुच कमरे से भाग गई। उसे इस तरह भागते देख वह हंस पड़ा। उसे समझना सचमुच कठिन है। वह अपने हाथों में सूट को देखते हुए धीरे से बुदबुदाता है। अध्याय 173। आज रात हम साथ मिलकर मजा करेंगे। अपने कमरे में पहुंचने के बाद जीमिंग ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप किया और अपने पास मौजूद सामानों में से एक साधारण दिल के आकार का चांदी का पेंडेंट पहन लिया। उन्होंने गुलाबी रंग की मैट लिपस्टिक लगाई थी जिससे उनका लुक शालीन और परिष्कृत लग रहा था। अपनी मैजेंटा रंग की ड्रेस के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और उनके चेहरे के बेहतरीन फीचर्स ने उनके लुक को और भी निखार दिया। तैयार होकर जैसे ही वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिवेई उसके द्वारा चुना हुआ नीला सूट पहने खड़ा था। उस सूट में वह पॉलिश्ड लग रहे थे और उनके क्रीज्ड फ्री सूट ने उन्हें साफ और सुंदर दिखाया। उसने अपनी पसंद की स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि उसका शरीर एकदम परफेक्ट है, फिर भी यह सूट उसी ने चुना था, इसलिए श्रेय उसे ही जाना चाहिए। वह उसकी ओर मुस्कुराया और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए सज्जनतापूर्वक बोला, क्या हम चलें मेरी लेडी। वह उसके व्यवहार को देखकर हंसी, लेकिन उसके हाथ में अपना हाथ रखकर जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्त। उसने हंसते हुए कहा। जब वे नाश्ते के लिए नीचे गए तो वह भी हंस रहा था। भोजन कक्ष में नौकरों ने पहले से ही मेज पर व्यंजन तैयार कर रखे हैं। नाश्ता साधारण था, जिसमें कुछ टोस्ट, मक्खन, अंडा रोल और कुछ कॉफ़ी थी। जिस दिन झाओ मिंग इस दुनिया में आई, उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद थी क्योंकि उसका स्वाद अलग और कड़वा था। लेकिन उन्हें 2 चीनी के टुकड़ों वाली कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसे कड़वी चीज़ें पसंद नहीं हैं। हालांकि यह जीमिंग के स्वाद से अलग है क्योंकि उसे हमेशा से अमेरिकानो और उसका तीखा तथा कड़वा स्वाद पसंद था। लेकिन लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण वह इसकी आदी हो चुकी थी। पहले तो नौकरों को वर्तमान जीमिंग की स्वाद कलिकाओं से भ्रम हुआ, लेकिन अब वे इसके आदी हो गए हैं। लिवेई ने अपनी कॉफ़ी उठाई और एक घूंट लेते हुए जीमिंग से पूछा, क्या तुम आज कहीं जा रही हो। जीमिंग अपने टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी और उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, माँ ने मुझे जिन हवेली में चलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि मैं उनके साथ दोपहर के भोजन के लिए शामिल हो जाऊं। उसने उसकी ओर आंखें उठाकर आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। मैं इसके बारे में भूल गया था। उसने मुझे कल फ़ोन किया था लेकिन मुझे इसके बारे में आपको बताने का समय नहीं मिला। और वह तुम्हें जिन हवेली में क्यों बुला रही है, कोई ज़रूरी बात है। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, उसने मुझे कल बुलाया था जब मैंने अपना ऑडिशन पूरा किया था। तभी मैंने उसे बताया कि मैं ऑडिशन में पास हो गई हूँ, इसलिए उसने मुझे लंच पर बुलाया क्योंकि वह मुझसे बात करना चाहती थी। वह बहुत खुश लग रही थी। उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। यह पहली बार था जब उसे माँ का प्यार महसूस हो रहा था। उसकी माँ का पहले ही निधन हो चुका था और पिछले जन्म में उसकी सास हमेशा उससे नफरत करती थी और उसे अपमानित करती थी। लेकिन यहाँ उसे न सिर्फ पर्याप्त सम्मान मिल रहा था, बल्कि ढेर सारा प्यार भी। वह ईश्वर की इस जीवनदान के लिए जितनी आभारी हो सकती थी कम है। उसके लिए यह एक नई शुरुआत की तरह है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें जाने के लिए कहा है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो उसे मना कर सकती हो। रुको, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। उसे चिंता थी कि कहीं वह खुद पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही है, क्योंकि पहले उसे औपचारिकता के लिए भी वहाँ जाना पसंद नहीं था। उसे लगा कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है और वह नहीं चाहता कि वह खुद पर ज़बरदस्ती करे। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और उसे फ़ोन करने से रोका। क्या कर रहे हो। मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाना चाहती। उसने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम जाना चाहती थी। अगर तुम अकेले जाओगी तो क्या तुम बोर नहीं हो जाओगी। क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स में जाना है। उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैं जाना चाहती हूँ और माँ मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। मैं उनका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। और उनके साथ समय बिताकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सुना है कि भाईलियाँ भी घर पर हैं और दोपहर के भोजन के बाद हमें खरीदारी के लिए भी ले जाएंगे। इसलिए अगर तुम वहाँ नहीं भी होगे तो भी मैं बोर नहीं होंगी। उसने कान तक मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ा दीं। जब वह उसके साथ वहाँ नहीं जा रहा था तो वह इतनी खुश कैसे हो सकती थी। क्या उसके पास कोई काम नहीं है। वह घर पर क्यों बैठा रहता है और उसे औरतों के साथ शॉपिंग करने में कब से दिलचस्पी होने लगी। उसने थोड़ी नाराज़गी से कहा। हालांकि यह उसका भाई था, लेकिन जब से वे पिछली बार जिन मैंशन में डिनर के लिए गए थे तब से वह जीमिंग के व्यवसाय में अधिक रुचि लेने लगा और उसे यह पसंद नहीं आया कि वह उसकी पत्नी के साथ इस तरह दोस्ताना व्यवहार करे।
अब वह अपनी माँ और पत्नी को भी खरीदारी के लिए ले जाना चाहता था। ये छोटा सा बदमाश, मुझे इसे और काम देना होगा ताकि इसे इस तरह घूमने का समय न मिले। जीमिंग ने कॉफ़ी पीते हुए मासूमियत से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कैसे पता? जब मैं तैयार हो रही थी तब माँ ने मुझे फ़ोन किया था कि भाई आज घर पर ही रहेगा। मैंने माँ से पूछा था कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई लियांग हमें शॉपिंग पर ले जाएंगे। उसने सहजता से कहा। वह खरीदारी करने जाना चाहती थी क्योंकि उसने देखा कि लिवेई की अलमारी में औपचारिक कपड़ों के अलावा और कोई बेहतर कपड़े नहीं हैं। वह उसके लिए कुछ आरामदायक खरीदना चाहती थी, और इस दुनिया में आने के बाद ये दूसरी बार होगा जब वह खरीदारी करने जाएगी। पिछली बार लिवेई ने उसके लिए कपड़े चुने थे और उसे जगह और कपड़े देखने का भी समय नहीं मिला था। इस बार वह घूमना चाहती थी और अलग अलग चीज़ें देखना चाहती थी। यह उसके लिए एक मज़ेदार अनुभव होगा। खरीदारी की बातें करते हुए उसने उसके खुश चेहरे को देखा। वह मुस्कुराया। औरतें खरीदारी की बातें करते हुए सचमुच खुश दिखती हैं। फिर उसने अपना बटुआ खोला और उसे एक काला कार्ड देते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो। ये तुम्हारे लिए है। यह एक असीमित कार्ड है और तुम अपनी इच्छानुसार खरीदारी कर सकते हो। उसने उसे अपना काला कार्ड देते हुए कहा। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। पासवर्ड आपका जन्मदिन है। उसने असमंजस से उसकी ओर देखा। मेरा जन्मदिन या ज़ीमिंग का जन्मदिन? आज ज़ीमिंग का जन्मदिन है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। उसने अपने विचार का मजाक उड़ाया। ज़ीमिंग का जन्मदिन जून में था जबकि उसका जन्मदिन साल के दूसरे महीने यानी फरवरी में होता है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे बुरा लगा क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी किसी और की तरह जी रही थी। वो खुश तो है, पर यह उसकी ज़िंदगी नहीं थी। उसने किसी और की खुशियाँ छीन ली हैं। कभी कभी उसे बुरा भी लगता है, पर उसे लगता है कि वो स्वार्थी है और इस ज़िंदगी से अलग नहीं होना चाहती। आखिरकार उसे प्यार का एहसास हुआ। वह इस खुशी को कैसे त्याग सकती थी, और इस पूरी स्थिति के लिए वह जिम्मेदार नहीं थी। वह ये भी नहीं जानती कि वह इस दुनिया में क्यों आए। उसने आह भरी और उस पर कड़वी मुस्कान दी। चलो चलें, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, उसने खाने की मेज से उतरते हुए कहा। ठीक है। उसने उसकी ओर देखा और अपना क्लच और फ़ोन उठाते हुए उसके पीछे चली गई। डॉट 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 डॉट। कार जिन हवेली के प्रवेश द्वार पर रुकी। जीमिंग ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उतरने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला, लिवेई ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उसकी तरफ गिर पड़ी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ लगे। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके बाल अपने चेहरे से हटाए और कहा, तुम ऐसे जा रही हो? मेरा मुआवजा कहाँ है? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, मुआवजा? किस बात का? उसने अपनी प्यारी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी पत्नी मौज मस्ती करेगी जबकि मुझे ऑफिस जाना है और अपनी जीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी है। क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? क्या तुम्हें मुझे कुछ मीठा देकर इसकी भरपाई नहीं करनी चाहिए? उसने उसकी तरफ आंख मारते हुए कहा। उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं कल तुम्हारे लिए हलवा बनाऊं या आइसक्रीम खरीदूं? उसके लिए कुछ मीठा का यही मतलब है? लिवेई ने उसकी तरफ देखा और उसकी बेहद कमजोरी क्यों देखकर उफ किया। उसने आह भरी और उसे चूमने के लिए झुका। जैसे ही वह अचानक चुंबन के लिए झुका, जीमिंग ने सहजता से पीछे हट गई, लेकिन उसने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए उसके सिर के पीछे हाथ रख दिया। आगे बैठे ड्राइवर ने उनकी पीढ़ी न देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उसे चूमा और उसके मुलायम होठों पर हल्के से काट लिया। मेरे बिना ज्यादा मजा मत करो, रात में हम साथ में मजा करेंगे, उसने चुंबन तोड़ते हुए कहा। जीमिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह इतनी बेशर्मी भरी बात खुलेआम कैसे कह सकता है? उसने उसे घूरा और कार से उतर गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, लिवेई ने खिड़की से कहा, तुम मजे करो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। वह सहमत हो गई और उसे जाने के लिए इशारा किया। कार चल दी और वह उसी स्थान पर खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, वह डर गई और चिल्लाई, आह। अध्याय 174 सहायक परिवार। जब लिवेई चला गया तो जीमिंग मुस्कुराती रही और कार की तरफ हाथ हिलाती रही। वह वहीं खड़ी रही और मुस्कुराते हुए उस दिशा में हाथ हिलाती रही जहां कार गायब हो गई थी। जब कार उसकी दृष्टि से ओझल हो गई तो उसने आह भरी और हवेली के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ी, लेकिन मुड़ते ही वह चौंक गई। वह आश्चर्य से बोली, आह, भैया, माँ और पिताजी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह चौंक गई और जिनलियांग को हवेली के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। इतना ही नहीं, उसके पीछे लिवेई के माता पिता भी थे और वे उसे एक डरावनी मुस्कान दे रहे थे। वह सोच रही थी, वे वहां कब से खड़े हैं? क्या उन्होंने वह दृश्य देखा था जब लिवेई ने मुझे चूमा था? उसका शरीर निस्तेज और मन सुन्न हो गया। वह उनके हाव भाव से यह नहीं समझ सकी कि वे उसे देखकर खुश हैं या इसलिए कि उन्होंने अहम दृश्य देखा है। वह ठीक से सोच नहीं पाती थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर वह कुछ सीढ़ियां चढ़ी और हवेली के प्रवेश द्वार तक चली गई। श्रीमती जिन खुशी खुशी उनका स्वागत करने आईं। जीमिंग ने भी उनका अभिवादन किया और उन्हें गले लगाया। तभी श्रीमती जिन ने उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, जीमिंग, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तुम्हारे ससुर भी ऐसे ही थे। ये कहते हुए वह खिलखिला उठी। यद्यपि उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन लियांग और श्री जिन के लिए ये सुनने के लिए पर्याप्त थी। फादर जिन ने अजीब तरह से खांसते हुए जीमिंग की ओर मुड़कर कहा, वहां मत खड़े रहो, अंदर आओ। जब जीमिंग ने श्रीमती जिन की बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह एक गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाना चाहती थी। उसने अजीब तरह से मिस्टर जिन की ओर देखा और धीमी आवाज में उनका अभिवादन किया। उसने उसकी ओर सिर हिलाया और हवेली में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। मदर जिन भी पीछे पीछे आई और जीमिंग को भी अंदर आने का संकेत दिया।
जीमिंग ने नीचे देखा और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। तभी उसने पीछे से जिन लियांग की आवाज़ सुनी, तुम क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने मेरे ठंडे और संकोची भाई को एक रोमांटिक और कामुक पति बनाया। हा, उसने उसे चिढ़ाया। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई साहब सरेआम ऐसी हरकतें कर सकते हैं। मतलब ड्राइवर भी था, बहुत बोल्ड है, उसने हंसते हुए कहा और उसके पास से होते हुए घर में घुस गया। जीमिंग शर्मिंदगी से वहीं खड़ी रही। उन्होंने देख लिया, उन्होंने सब कुछ देख लिया। अब मैं पूरा दिन यहाँ कैसे बिता सकती थी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो मुझे इतनी मुश्किल में डालकर चला गया। उसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। इस आदमी की कोई सीमा नहीं है। जब वह हवेली में दाखिल हुई तो दादाजी जिन, जो सोफे पर बैठे थे, जीमिंग को देखकर खुशी से मुस्कुरा उठे। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसके हाथ पकड़ लिए। ये छोटी सी शरारती बच्ची, उस दिन के बाद तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने सख्ती से पेश आते हुए उसे डांटा। मुझे माफ़ करना दादाजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अक्सर आऊँगा। ये सही है, तुम्हें हर हफ्ते आना चाहिए। इस तरह यह एक परिवार जैसा लगेगा। और मैंने सुना है कि तुमने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और तुम पास हो गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जीमिंग भावुक हो गई क्योंकि वह उनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर चिंतित थी। वह सोच रही थी कि क्या वे मनोरंजन के क्षेत्र में उसके करियर के खिलाफ होंगे, जैसे वे जिन लियांग के मनोरंजन के क्षेत्र में जाने के निर्णय के खिलाफ थे। लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत सहायक थीं और वे उसके लिए बहुत खुश थे। ये बात उसके दिल को छू गई। मदर जिन ने भी कहा, हाँ, हम बहुत खुश हैं कि आपने ऑडिशन पास कर लिया। मैंने सुना था कि एक ग्रेड अभिनेत्रियां भी उस ऑडिशन को पास नहीं कर पाती, और आपने इसे अपने पहले प्रयास में ही कर लिया। श्री जिन ने भी सिर हिलाया और कहा, और वह भी लिवेई के समर्थन के बिना। जिन लियांग ने अपने परिवार को जीमिंग की प्रशंसा करते हुए देखा। वाह, मेरा परिवार वास्तव में अजीब है। जब मैं मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहता था तब आप इसके खिलाफ थे, लेकिन जब वह प्रवेश कर रही थी तो आप अचानक इतने सहायक हो गए। क्या यह अनुचित नहीं है? मैं आपका बेटा हूं और वह आपकी बहू है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा आपके लिए कीमती है। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है क्योंकि हर कोई उसका समर्थन कर रहा था। मनोरंजन जगत में कदम रखने से पहले जब उन्हें मारपीट और डांट फटकार झेलनी पड़ी थी, तब उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में बहुत अंतर है। ये सही है, वह मेरी बहू है और इसीलिए वह तुमसे ज़्यादा कीमती है क्योंकि वही मुझे मेरे पोते पोतियाँ देगी। लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ परेशानियां ही खड़ी कर सकते हो, और वह तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं है। उसे पता है कि कैसे व्यवहार करना है। श्रीमती जिन ने जीमिंग का समर्थन करते हुए कहा। श्री जिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। जो दृश्य उन्होंने अभी देखा है, उससे लगता है कि उन्हें जल्द ही पोते पोतियां मिल जाएंगी। वृद्ध लोग हमेशा अपने बच्चों की अपेक्षा अपने पोते पोतियों को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन से अधिक कीमती होता है। दादाजी ने अपनी छड़ी से लियांग के कंधे पर मारा और कहा, बेवकूफ़ बदमाश, तुम्हें अपनी भाभी से ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बजाय जब तुम दोनों एक ही उद्योग में हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उसका ख्याल रखना और उसे दूसरों के हाथों तंग मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, उसने सख्ती से कहा। जिन लियांग की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं गोद ली हुई हूँ या क्या मैं अपने ही परिवार से इस तरह के अनुचित व्यवहार की हकदार हूँ? उसने जोर से आह भरी। उसने शीसमिंग को घूरा और शीसमिंग ने उसे केवल एक असहाय मुस्कान दी। वह खुश थी कि कैसे पूरे परिवार ने उसे अपने बेटे से पहले रखा। यह उसके लिए बहुत खुशी और सुखद क्षण है। इसके बाद वे सभी कमरे में बैठ गए और नौकरों ने उन्हें चाय और कुछ नाश्ता परोसा। मदर जिन ने उसे चाय का कप दिया और बोली, जीमिंग, तो क्या तुमने अभिनय में अपना करियर बनाने का फैसला किया है? उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। जीमिंग ने विरोधाभासी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मैं पहले ये फिल्म करने की योजना बना रहा हूँ और बाद में फैसला करूंगा। हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था, विशेष रूप से जिन लियांग। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम अभिनेता बनना चाहते थे या नहीं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें सबसे प्रतीक्षित भूमिका मिल गई और तुम्हें अपने करियर के बारे में पता ही नहीं है। क्या आप इसे इतनी सहजता से नहीं ले रहे हैं? बहुत से लोग मिस्टर हान की फिल्म में काम करने के लिए बेताब हैं और आपको अपनी पहली फिल्म में ही उनकी फिल्म में मुख्य भूमिका मिल गई। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ, हमारा जीमिंग अद्भुत है, माँ जिन ने कहा। जिन लियांग ने आगे कहा, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा फूले मत समाओ। हो सकता है कि तुम अपनी किस्मत से इस बार पास हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मनोरंजन उद्योग आसान नहीं है। अगर तुम में इसके प्रति जुनून नहीं है तो तुम वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी। उन्होंने उसे उद्योग में उसके सीनियर के तौर पर कहा। उसके स्वर में अहंकार स्पष्ट था। श्री जिन ने भौहें सिकुड़ी और अपने सिर के पिछले हिस्से पर चोट मारी। आउच, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है कि ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी? वो तुमसे बेहतर करेगी, और तुम अपनी फिल्म में पैसा लगाने के लिए मेरे या अपने भाई के पास मत आना, समझी? उसने उसे डांटा। जिन लियांग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं? अगर वे ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो क्या वह उन्हें अगली बार अपने पोते पोतियाँ देंगी? मेरा परिवार वाकई अजीब है। मुझे अपना डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि पता चल सके कि वे मेरे असली माता पिता हैं या नहीं। उसने आह भरी। अध्याय 175। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने कपड़े बदलूं? सभी की प्रतिक्रिया देखकर जीमिंग को खुशी और गर्मजोशी महसूस हुई। ये परिवार एक सच्चा रत्न है। जीमिंग और मदर जिन दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद कमरे में मौजूद आदमी उन्हें थोड़ी एकांतता देने के लिए गायब हो गया। तभी मदर जिन जीमिंग की ओर झुकी और धीमी आवाज़ में पूछा, मिंग, क्या कोई अच्छी खबर है?
क्या तुम बच्चे की योजना बना रही हो? तुम्हारे रिश्ते में काफ़ी सुधार हो रहा है, इसलिए बच्चा पैदा करना कोई समस्या नहीं होगी। उसने खुशी से चमकते हुए कहा। वह अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती है। अब तक उसकी सारी सहेलियां दादी बन चुकी थीं, लेकिन उसके पास कोई नहीं था जो उसे दादी कह सके। उसे इस बात का बहुत दुख था। वह भी चाहती थी कि उसके पोते पोतियां हों जिन्हें वह दादी कहेगी और वह उन्हें लाड़ प्यार करेगी। उसके लिए सबसे खुशी का पल होगा जब वह दादी बनेगी। जीमिंग ने अजीब तरह से माँ जिन को देखा। माँ, ऐसी बात नहीं है। ये बस माँ, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये लगभग दोपहर के भोजन का समय है। मुझे बताओ कि आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहते हैं। मैं सभी के लिए खाना बनाती हूँ। उसने बात बदलने की कोशिश की क्योंकि उसे यह समझाना ठीक नहीं होगा कि उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। उसे अच्छी खबर कैसे मिल सकती थी। माँ जिन ने देखा कि वह इस बारे में बात करने में शर्मिंदा थी। उसने मन ही मन आह भरी कि शायद वह जल्दी दादी न बन पाए, लेकिन वह खुश थी कि उनके रिश्ते में सुधार हो रहा था। माँ जिन ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से बोली, तुम खाना क्यों बना रही हो? मैंने तुम्हें ऑडिशन पास करने की खुशी में बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। तुम यहीं रुको और टीवी देखो, मैं दोपहर का खाना बनाने जाती हूँ। जीमिंग बात बदलने में कामयाब रही। वह ये नहीं जानती कि यह मदर जिन ही थी जो उसके साथ खेल रही थी। जीमिंग ने माँ जिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे कम से कम आपकी मदद करने दीजिए। जब आप रसोई में काम कर रही होंगी तो मुझे यहाँ टीवी देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो हम दोनों मिलकर यह काम करते हैं। माँ जिन ने उसके स्नेहपूर्ण हाव भाव को देखा और मुस्कुराई। ठीक है, चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। वे सभी के लिए शानदार दोपहर का भोजन पकाने के लिए रसोई घर में चले गए। जब दादाजी और फादर जिन बैठक में आए तो उन्होंने उसे खाली पाया, लेकिन जब उन्होंने रसोई से बातचीत और हंसी की आवाज़ सुनी तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब जिन हवेली एक घर की तरह लग रही थी, वरना लियांग हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता था। पिता जिन भी लीवेई के साथ ऑफिस जाते थे या फिर अपने अध्ययन कक्ष में ही रहते थे, और दादाजी जिन बस घर में घूम घूम कर किसी तरह अपना समय बिताते रहते थे। लेकिन हवेली में जीमिंग के साथ यह एक असली घर जैसा दिखता है। जी राजवंश। झाओमिंग जो पहले जी चेंग की गोद में बैठा था उससे बाहर कूद गया और उसे घूरने लगा। वो तो बड़ा बिगड़ल है। 1 मिनट कहकर उसने मुझे 10 मिनट से ज़्यादा देर तक गले लगाया। हालांकि मेरे पास घड़ी नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ ऐसा ही होगा। वैसे घड़ी क्यों नहीं है? वे अपने काम का समय या शेड्यूल कैसे तय करते हैं? अजीब है, उसने सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग बिना किसी सुविधा या उपकरण के अपना जीवन ठीक से जी रहे हैं, जबकि वह सोचती थी कि वह इनके बिना नहीं रह सकती। जी चेंग ने उसे मजे से देखा। वो सोच में डूबी हुई लग रही थी, पर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अनजाने में अपने गाउन पर से पकड़ ढीली कर दी थी, जिससे उसकी क्लीवेज दिखने लगी थी। ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसकी दूधिया गोरी त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। वह एक सज्जन की तरह अपना सिर फेर लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था। किसी कारण से उसकी नज़रें उसकी छाती पर गड़ी हुई थीं और वह उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह अपने शिकार को देख रहा हो। जब झाओमिंग अपनी लाला भूमि से बाहर आया तो उसने उसे देखा और महसूस किया कि उसके हाव भाव में कुछ ठीक नहीं था। वो मुझे इतनी गौर से क्यों घूर रहा है? रुको, वो मुझे घूर रहा है या मेरी? उसने अनजाने में अपनी छाती की ओर देखा और लगभग चौंक कर उछल पड़ी। उसका गाउन खुला हुआ था जिससे उसकी छाती साफ दिख रही थी। हालांकि उसने अपने अंदरूनी कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह उसके ज़्यादातर अंग देख सकता था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपने वस्त्र पर पकड़ मजबूत कर ली और अपने वक्ष क्षेत्र को उससे ढक लिया। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी त्वरित गतिविधियों से वह भी जाग गया और उसकी घूरती निगाहों को देखकर घबराहट में हौंफने लगा। उसने अपना गला साफ किया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। झाओमिंग ने उसकी ओर देखा और दबंग अंदाज में बोला, बाहर जाओ। वह उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में अन्यायपूर्ण और भ्रमित भाव था। उसने सोचा कि वह उसे बाहर निकाल रही है क्योंकि वह उसे बहुत देर तक घूरता रहा, या वह उसे अपने कमरे में नहीं चाहती। झाओमिंग ने उस पर आंखें सिकुड़ते हुए थोड़े नाराज स्वर में कहा, मैं अपने कपड़े बदलना चाहती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूं? उसने गुस्से से कहा। जब जी चेंग ने उसकी बातें सुनी तो वह हाँ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने ओह कहा। अगर उसने गलती से हाँ कह दिया होता तो वह उसे घर से निकाल देती, और वह उसे और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि याददाश्त खोने के बाद वह उसकी शांत और खुशमिजाज मिंग नहीं रही। इसके बजाय वह जल्दबाज, तीखी ज़बान वाली और बहुत चिड़चिड़ी थी। उसने सोचा कि इसकी वजह उसकी कोई बीमारी है और वह नहीं चाहता था कि वह नाराज़ होकर बीमार हो जाए। उसे लगता था कि ये कुछ समय के लिए है, लेकिन उसे झाओमिंग का ये रूप पसंद आया। उसने उसे पहले कभी हुक्म चलाते नहीं देखा था। फिलहाल वो अकेली थी जो उसे सम्राट होने के कारण ऊंचा और शक्तिशाली नहीं समझती थी। जब वह उसके साथ होता है तो उसे लगता है कि उसे ठंडा, ऊंचा और शक्तिशाली सम्राट बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जी चेंग बनकर ही काम चल जाएगा। वह अनिच्छा से उठकर बाहर चला गया। चैम्बर के बाहर गेट पर गार्ड खड़े थे। जब उन्होंने हलचल सुनी तो कक्ष का दरवाजा खुला और जी चेंग बाहर आ गया। पहरेदार एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। आधी रात हो गई है और सम्राट बाहर क्यों आया? और कहीं जाने के बजाय चुपचाप वहीं खड़ा रहा। पहरेदारों ने उसके सामने झुककर उसका अभिवादन किया। जी चेंग को बाहर आते देख फेंगजू, जो वहां सतर्कता से खड़ा था, आगे आया और उसके सामने झुक गया। जी चेंग ने सिर हिलाया। फेंगजू ने पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? कोई समस्या है क्या? वह सोच रहा था कि जी चेंग आधी रात को बाहर क्यों आया और कहीं जाने या कुछ करने के बजाय वह चैम्बर के प्रवेश द्वार पर ही क्यों खड़ा रहा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था?
जी चेंग ने उसकी ओर देखा और भावशून्य भाव से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फैंग जू इन शब्दों से ज्यादा कुछ की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इससे उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह आधी रात को यहाँ क्यों खड़ा था? वह उनसे क्या करवाना चाहता था? हर कोई सोच रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जी चेंग ने उन सभी अजीब निगाहों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे देख रही थी और उसका इंतजार करते हुए वहीं दृढ़ता से खड़ा रहा। चैम्बर के अंदर झाओ मिंग ने अपनी पोशाक उतारकर एक आरामदायक पतला सफेद रंग का पजामा पहन लिया। हालांकि यह बहुत पुराने जमाने का और उसके लिए थोड़ा ढीला ढाला था, पर किसे परवाह थी, क्योंकि कपड़ों का लुक उसे पहनने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसका शरीर सुंदर है, बाल सुंदर हैं और त्वचा चिकनी और गोरी है। उसने अपनी पूरी आस्तीन वाली पायजामा की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और उसने अपने बालों को एक उलझे हुए जूड़े में लपेट लिया और बालों की कुछ लटों को अपने चेहरे पर आने दिया। उसने अपनी त्वचा को नमीयुक्त बनाने के लिए नारियल क्रीम से तैयार की गई फेस क्रीम लगाए। सोने के लिए तैयार होने में उसे बहुत समय लगा। काम खत्म होने के बाद उसने सोचा, वह तो चला गया होगा न, वह बाहर तो इंतजार नहीं कर सकता था, है न? उसने आंखें घुमाईं और वह बुदबुदाए। उसने सोचा कि वह चला गया होगा क्योंकि उसने तैयार होने में बहुत समय लगाया है। क्योंकि जब वह कपड़े बदल रही थी तो जी राजवंश का सम्राट कमरे के बाहर उसका इंतजार क्यों करेगा? उसने सिर हिलाया और चादर ओढ़कर सो गई। उसने सोचा कि अब तक तो वह चला गया होगा। अध्याय 176। मैं बाहर नंगा नहीं आया। झाओ मिंग कपड़े बदलने के बाद कंबल में घुस गई। उसने सोचा कि अब तक जी चेंग जा चुका होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी कारणवश उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदलती है और कुछ मिनट बाद जब उसे नींद नहीं आती तो वह बिस्तर पर बैठ जाती है और जोर से आह भरती है। उसने दरवाजे की ओर देखा और बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। वो अब तक तो जा चुका होगा ना, क्योंकि मेरा बाहर इंतजार करना कोई मतलब नहीं रखता। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी चिंता है या कुछ और। मैं ये सिर्फ दूसरे इंसान के प्रति मानवता का एक कार्य मात्र है। हाँ, क्योंकि मैं एक उदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं दूसरे व्यक्ति की चिंता किए बिना नहीं रह सकता। वह शर्मिंदगी से दरवाजे की ओर चली गई और मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसने उसे सावधानी से खोला और दरवाजे के बीच की छोटी सी जगह से बाहर झांका। जब उसने जी चेंग को वहां खड़ा देखा तो उसने खुशी से अपनी आंखें घुमाईं। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी देर तक बाहर उसका इंतजार करेगा। उसने मान लिया है कि वह अब तक जा चुका होगा, क्योंकि यह समझ में नहीं आता कि वह जी चेंग राजवंश का सम्राट उसके कमरे के बाहर उसका इंतजार करेगा। उसे इतनी देर तक बाहर खड़ा देखकर उसे बुरा लगा और उसने दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं वगैरह। यदि उसने ऐसा किया होता तो उसे इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अचानक जी चेंग, जिसकी पीठ उसकी ओर थी, ने मुड़कर देखा और उसे बाहर झांकते हुए देखा और उनकी नजरें मिलीं। वह एक क्षण के लिए चौंक गई। पब फ्यूचर एड्स। उसने अचानक हिम्मत करके उसका सामना करने के लिए दरवाज़ा खोला। वह दरवाजे के पीछे छिपकर या शर्मीली बनकर अपनी शर्मिंदगी नहीं छिपाना चाहती थी। यह उसका तरीका नहीं है, इसलिए उसने बहादुरी से उसका सामना किया और वह बस उसके बारे में चिंतित थी, इसलिए इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हालांकि वह इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि जब उसने उसे इतनी लगन से इंतजार करते देखा तो उसके दिल में कुछ झुंझुनी सी महसूस हुई। जी चेंग चौंक गया जब उसने अचानक दरवाजा खोला। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं जब वह आधी रात को अपने कमरे से बाहर निकली, नाइट ड्रेस में। यद्यपि नाइट ड्रेस सफ़ेद रंग का सूती पायजामा था, लेकिन इसे पहनकर बाहर आना अभी भी पर्याप्त सम्मानजनक नहीं है। वहाँ अन्य पुरुष और गार्ड भी हैं, तो वह उन्हें उसे नाइट ड्रेस में देखने की अनुमति कैसे दे सकता था? उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसके आसपास का माहौल ठंडा हो गया और उसने अपना सिर घुमाकर गार्ड और फैंगजू को घूरा। वे तुरंत उसका आशय समझ गए और झाओ मिंग की ओर पीठ फेर ली। झाओ मिंग अंडरस्को, उसे समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। उसके लिए ये पोशाक इतनी रूढ़िवादी और गरिमापूर्ण थी कि उसे बाहर आना ही पड़ता। 21वीं सदी में वह शॉर्ट्स और छोटे कपड़े पहनती थीं और यहाँ उन्हें पूरी आस्तीन का पायजामा पहनना पड़ रहा है। लेकिन वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह उनके सामने नग्न खड़ी हो। ये लोग बहुत अजीब हैं। जी चेंग ने उसकी तरफ देखा। उसे पजामे में देखकर उसकी आंखें थोड़ी झुक गईं। वह इन पजामों में भी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। वह उसकी बाहें देख सकता था। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर रखी थीं और उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जिससे उसकी गर्दन सुंदर और आकर्षक लग रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने अपने पायजामे के ऊपरी हिस्से का रिबन नहीं बांधा था, जिसके कारण उसका कॉलरबोन उसकी नज़र में आ गया था। वह उसकी सफ़ेद और सुंदर कॉलरबोन देख सकता था। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं कि अन्य लोगों ने भी उसे इस तरह देखते हुए देखा है। उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और उसे कमरे के अंदर खींच लिया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी इस हरकत ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे अंदर खींच लिया गया। जब उसे होश आया तो वह कमरे के अंदर थी और वह अभी भी उसका हाथ कसकर खींच रहा था। उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की और बलपूर्वक उसकी पकड़ से बाहर निकल गई। जी चेंग दंग रह गया जब उसने जबरदस्ती उसका हाथ हवा में झुला दिया। वह बस उसे कमरे के अंदर खींचना चाहता था और उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसे चोट न पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो वह गुस्से से दहाड़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह खींचने की? और तुम असल में क्या चाहते हो? वह समझ नहीं पा रही थी कि एक पल तो यह आदमी इतना सज्जन था और दूसरे ही पल वह इतना भावशून्य और ठंडा हो गया। उसने उसे और उसके बढ़ते गुस्से को घूरा। उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। यद्यपि उसने उसे पकड़ते समय अपनी शक्ति कम कर दी थी, लेकिन उसे इस तरह घसीटना नहीं चाहिए था।
वह उसकी ओर देखता रहा और कहने के लिए कोई शब्द नहीं निकाल सका। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तो बस तुम्हें अंदर खींचना चाहता था। तुम ये कपड़े पहनकर बाहर कैसे आ सकती हो? क्या तुम्हें महल के शिष्टाचार नहीं पता? उसने ठंडे स्वर में कहा। वह शांत होना चाहता था लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई थी। वह एक क्षण के लिए ठिठक गई। पब फ्यूचर एड्स, ओह महल के शिष्टाचार, मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह मुझे इस तरह घसीट सकता है? यह विचार आते ही उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। कैसे महल के शिष्टाचार? यह मत भूलो कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और मैं बाहर नंगी नहीं आई थी, तो तुम इतना बचकाना व्यवहार कैसे कर सकते हो? उसने उसके शब्दों का प्रतिवाद किया। उसकी बातें सुनकर उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। क्या कहा तुमने? फिर आना? वह नंगी होकर बाहर आने के बारे में कैसे सोच सकती है? ये कैसी अभद्र भाषा है? वह इतनी बेशर्मी वाली बात कैसे कह सकती है? उसने उसकी तरफ देखा और आंखें झपकाईं। उसने बहुत कुछ कह दिया। उसने आह भरी और सोचने लगी कि कैसे माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि अगर यह बात और भड़की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वह संभवतः इस दुनिया में अपने एकमात्र सहायक हाथ से नहीं लड़ सकती, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकी। क्या मुझे रो रोकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? लेकिन ये तो गुटबाजी है, और इससे भी ज़्यादा, मैं एक आदमी के लिए कैसे रो सकती हूँ? ये तो बहुत ज़्यादा है। क्या करना है यह मुझे पता है। उसने अचानक उसे खाली आंखों से देखा और अचानक हाँफने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। जी चेंग उसे भारी सांस लेते देख चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह बेहोश हो गई। उसने उसे गिरने से बचाने के लिए थाम लिया। उसे इस हालत में देखकर वह घबरा गया। वह उसे पकड़े हुए ज़मीन पर बैठ गया और उसके चेहरे को धीरे से थपथपाया। झाओमिंग, झाओमिंग, उठो, मुझे इस तरह मत डराओ। धिक्कार है, मुझे इतनी जोर से मत मारो। झाओमिंग बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वह उस बात के लिए माफ़ी नहीं मांग पा रही थी जो उसने गलती से की ही नहीं थी, और वह जानती है कि यह उसकी दुनिया नहीं है और इस विषय पर बहस करने से केवल बहस और झगड़े ही बढ़ेंगे। इसलिए उसने बेहोश होकर इस नाटक को रोकने का फैसला किया। इससे उसे फ़ायदा होगा क्योंकि आगे से वह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, और उसे उसके सामने झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या मेरा इस तरह व्यवहार करना बहुत छोटी बात है? लेकिन वही तो था जिसने पहले इस तरह व्यवहार किया था। उसने उसके आलिंगन में बेहोश होने का नाटक करते हुए अपनी अंतरात्मा से तर्क करने की कोशिश की। अध्याय 177। कुछ दिन यहीं रहो। घबराए जी चेंग ने जल्दी से फैंग जू को बुलाया। फैंग जू, जल्दी करो और डॉक्टर को यहाँ बुलाओ, उसने झाओमिंग को बिस्तर पर ले जाते हुए कहा। जैसे ही उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके शब्द सुनकर उसका शरीर अकड़ गया। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर? अगर डॉक्टर आ गया तो मेरी योजना नाकाम हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। फैंग जू जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। उसने जी चेंग की ओर देखा और बिस्तर पर बेहोश झाओमिंग को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने सिर हिलाया और बाहर जाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए मुड़ा। लेकिन उस समय झाओमिंग अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सकी और उसका हाथ खींचकर बोली, चेंग, मैं ठीक हूँ। वह कुछ देर तक बेहोशी का नाटक करना चाहती थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती रही तो वह निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। जी चेंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। चेंग, उसने मुझे चेंग कहा। झाओमिंग को यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। जी चेंग अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए बोला, तुम जाग गईं। जब तुम बेहोश हो गईं तो मैं बहुत चिंतित था। उसने उसकी ओर देखा और सूखी मुस्कान दी। हाँ, मुझे जागना ही था, वरना तुमने तो शहर के सारे डॉक्टर जगा दिए। हाँ, चिंता मत करो, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे खेद है कि मैंने आपको चिंतित कर दिया। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हें जांच करवानी होगी कि तुम बेहोश क्यों हो गए। वह जल्दी से बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। चिंता मत करो। डॉक्टर और उसके बीच क्या रिश्ता है? मुझे पता लगाना है कि आखिर यह डॉक्टर कौन है जिसे वह हमेशा बुलाना चाहता था। जी चेंग ने चिंता भरी आंखों से उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें कल चेकअप करवाना होगा, क्योंकि चक्कर आने से तुम्हारा बेहोश हो जाना सामान्य बात नहीं है। तुम अभी कोमा से उठी हो, हमें तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना होगा। उसने असहाय भाव से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। कम से कम अब डॉक्टर को बुलाने से तो बेहतर था। जी चेंग ने उसके बालों को सहलाया और उसे ठीक से कंबल में दुलार दिया। फिर वह फैंग जू की ओर मुड़ा और बोला, अब तुम जा सकती हो, और याद रखना सुबह सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन करना। और हाँ, मैं रात को यहीं रुक रहा हूँ, तुम अभी जा सकती हो। उसने सहजता से कहा। जब वह इतनी बीमार थी तो वह उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था? जबकि झाओमिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? क्यों? मैं अब ठीक हूँ और जाग रही हूँ, इसलिए तुम्हें अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं भी सो जाऊंगी। उसने उसे डांटने की कोशिश की। उसने उसकी ओर देखा और सख्ती से कहा, मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? ज़्यादा मत सोचो, बस आराम करो। उसने उसके माथे पर थपथपाया। जैसे कि जब मैं बीमार थी तब भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन उपहास किया। जिन हवेली। जब जी मिंग और मदर जिन ने दोपहर का भोजन तैयार कर लिया तो वे रसोई से बाहर चले गए, जबकि नौकर मेज पर बर्तन रख रहे थे। जब वे रसोई से बाहर आए तो उन्होंने फादर हुई और दादाजी को बैठक कक्ष में किसी विषय पर बात करते देखा। वे दोनों उनके पास गए और मदर यू ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जीमिंग भी उसके बगल में बैठ गया। फादर हुई ने जीमिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हम जीमिंग और लिवेई के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर जीमिंग ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं। मायू ने जल्दी से पूछा, उनके बारे में क्या? हम बात कर रहे थे कि उन्हें कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहना चाहिए।
क्योंकि जीमिंग के घर में रहने से यह हवेली घर जैसी लगती है। हम बात कर रहे थे कि हमें उनसे इसके बारे में पूछना चाहिए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। पिता जिन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ मिंग, तुम हमें बताओ, अगर तुम कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रहो तो क्या तुम्हें कोई परेशानी है? माँ जिन ने उसकी ओर देखा। वह सचमुच उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। उसे माँ और बहू जैसा बंधन कभी नहीं मिला, क्योंकि उसकी सास का भी जल्दी देहांत हो गया था। इसलिए वह अपनी बहू पर अपना सारा स्नेह उड़ेलना चाहती थी। वह पहले से ही उसके साथ घुलना मिलना चाहती थी, लेकिन उस समय जीमिंग उनसे बिल्कुल अलग थलग थी और उनके परिवार के साथ तालमेल बिठा नहीं पा रही थी। लेकिन अब उनके रिश्ते में काफ़ी सुधार आ गया है और वह हमेशा से एक बेटी चाहती थी, लेकिन उसके 2 बेटे हैं और दोनों ही उसके साथ समय बिताने और उससे बातें करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। और बेटियां बेटों से ज़्यादा संतानोचित होती हैं। वे अपने माता पिता को बेटों की तरह नहीं छोड़ती, जो बड़े होकर उनसे अलग हो जाते हैं। जीमिंग ने जिन्यू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माँ मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर लिवेई ठीक है तो मुझे भी कोई अन्य समस्या नहीं है। उसे कोई दिक्कत कैसे हो सकती थी? उसे भी तो खाली विला में रहने की बजाय परिवार के साथ समय बिताना पसंद था। और उसकी फिल्म भी शुरू होने में समय है, तो वो कुछ देर आराम कर सकती है। माँ जिन ने उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और जोर से कहा, तो यह अंतिम है। आप दोनों यहाँ रह रहे हैं। आपने लिवेई को सीधे कार्यालय से यहाँ आने के लिए कहा था। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसने पिता जिन को प्रभुत्वपूर्वक बताया। पिता जिन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं उसे सीधे कार्यालय से आने के लिए कहूँगा। अरे मैं तो भूल ही गई, लंच तैयार है, चलो डाइनिंग रूम में खाना खाने चलते हैं। मुझे यकीन है कि आज का लंच सबसे अच्छा होगा, जैसा मैंने और मिंग ने बनाया है। हे मदर जिन उत्साह से ताली बजाते हुए उठ खड़ी हुई। पिता जिन और दादाजी भी खड़े हो गए। माँ यू ने पहले ही नौकर से कहा है कि वह लियांग को दोपहर के भोजन के लिए नीचे बुला ले। जब वे खाने की मेज पर पहुंचे तो नौकरों ने पहले से ही उनके लिए मेज तैयार कर रखी थी। अब तक जिन लियांग भी भोजन कक्ष में पहुंच गए थे। जैसे ही वे अपनी सीटों पर बैठे, मदर जिन ने उत्साहित होकर कहा, खाना बनाते समय मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। जीमिंग वास्तव में एक महान रसोइया है। उसकी खाना पकाने की शैली मुझसे बहुत अलग है, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। शीमिंग, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुक हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, उसने शीमिंग की पीठ थपथपाते हुए कहा। जीमिंग शर्म से मुस्कुराया। जीमिंग के सामने बैठा लियांग खुद को रोक नहीं पाया और पहले पकौड़ों का एक निवाला खा लिया। उसे भूख लगी थी क्योंकि उसका पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था और यहाँ वे खाने की मेज़ पर गपशप कर रहे थे। भोजन की सुखद और समृद्ध सुगंध के कारण उसकी भूख बढ़ गई। दादाजी ने जिन लियांग को भूख और खुशी से खाते हुए देखा और हंस पड़े। चलो खाना शुरू करते हैं, उसने सभी से कहा, लियांग को अनदेखा करते हुए जो पहले से ही खा रहा था। अध्याय 178। वह लड़की एक लोमड़ी है। प्रामाणिक दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग बैठक कक्ष में चले गए, जहां उन्होंने भोजन को पचाने के लिए चाय पी। लिविंग रूम में जीमिंग ने मदर जिन से पूछा, माँ क्या भाई का हमारे साथ खरीदारी के लिए जाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब है कि वह एक सेलिब्रिटी है और उसके लिए इतनी भीड़भाड़ वाली जगह जाना अच्छा विचार नहीं होगा। उसने चिंतित होकर पूछा। जब मदर जिन को इसके बारे में पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में भूल गई थी कि उनका बेटा एक सेलिब्रिटी है और उनके साथ मॉल जाना उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और फिर वे ठीक से खरीदारी नहीं कर पाएंगे या इससे घोटाले हो सकते हैं। मदर जिन ने चिंतित होकर लियांग की ओर देखा और उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। लियांग, जो चाय का ज़्यादा शौकीन नहीं था, चॉकलेट शेक पी रहा था, उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं भेष बदल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने सहजता से कहा। उनकी बातें सुनकर माता जिन को राहत मिली, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि वह उसके साथ कहीं जाए और वह भी अपने बेटे के साथ समय बिताना चाहती है। लेकिन जीमिंग अभी भी उसके साथ शॉपिंग पर जाने को लेकर चिंतित थी। वह बस आहें भर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि उसकी शॉपिंग की योजना आखिरकार बर्बाद न हो जाए। वह चाय की चुस्की ले ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा। उसकी बाहें आश्चर्य से उठ गईं। ये तांग नियान था। वह खड़ी होने वाली थी और कहीं और से कॉल उठाना चाहती थी क्योंकि वह सबको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन माँ जिन ने उसे बैठे बैठे ही फ़ोन उठाने का इशारा किया। वह मुस्कुराए और अपने फ़ोन पर राइट स्वाइप कर दिया। हेलो, जीमिंग ने फ़ोन उठाते ही कहा। सुश्री जीमिंग, तांग नियान इस तरफ हैं। मैंने आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कब स्वतंत्र होंगी। आपको सही याद है? हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था कि अगर मैं ऑडिशन में पास हो गई तो तुम मुझे ग्लोबल वर्ल्ड के तहत साइन कर लोगे। जीमिंग मुस्कुराए। ये सही है, मुझे पता था कि तुम ऑडिशन पास कर लोगे और मेरी समझ सही थी। इसके लिए बधाई। धन्यवाद, मुझे इसका श्रेय आपको देना चाहिए। अगर आप न होते तो मैं इसे मौका देने के बारे में सोच भी नहीं पाता। नहीं, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम प्रतिभाशाली हो। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, क्या तुम कल साइन करने के लिए तैयार होगे? जीमिंग ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर यह अंतिम है। सुबह 11 बजे मेरे कार्यालय में आओ और फिर हम अनुबंध पर चर्चा कर सकते हैं और फिर आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। फिर मैं आपको पढ़ने के लिए अनुबंध की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा और फिर आप बता सकते हैं कि क्या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं। उस समय किसी ने तांग नियान के कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने ऊपर देखा और दरवाजे पर चेंशी थी। उसने जीमिंग से फ़ोन पर बात करते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। जीमिंग, मुझे अब फ़ोन रखना होगा। बाद में मैं तुम्हें मेल से कॉन्ट्रैक्ट की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। इसे ध्यान से पढ़ लेना। कल मिलते हैं, अलविदा। तांग नियान ने फ़ोन रखने से पहले कहा। ठीक है,
अलविदा, जीमिंग ने कहा और फ़ोन रख दिया। जब कॉल समाप्त हुई तो जीमिंग ने ऊपर देखा और सभी की उत्सुक निगाहें देखीं। क्या ये तांग नियान थी? उसने क्या कहा? ये जिन लैंग था जिसने ये सवाल पूछा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे कल आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को कहा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं आधिकारिक तौर पर ग्लोबल वर्ल्ड की कलाकार बन जाऊंगी। जिनलियांग ने उसकी ओर देखा, तब तो तुम मेरी सहकर्मी और जूनियर बन जाओगी। वह शरारत से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अन्य कलाकारों द्वारा धमकाया नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत दयालु व्यक्ति हूँ। मैं अपने कनिष्ठों को धमकाता नहीं हूँ और उनकी मदद करने में संकोच नहीं करता, उन्होंने गर्व से अपनी छाती पीटते हुए कहा। जीमिंग अजीब तरह से मुस्कुराए। उसका साहसिक जवाब देखकर वह कुछ कह नहीं पाए। पिता जिन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और जीमिंग की ओर देखा कि वह अपने बेशर्म बेटे को समझे और उसकी बातों पर ध्यान न दे। मैं इस बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकता, जीमिंग ने पिता जिन को समझते हुए मुस्कुराया। तांग नियान का कार्यालय। जब तांग नियान फोन पर थी, चेंशी अपने हाथों में कुछ फाइलें लेकर कार्यालय में दाखिल हुई। उसने तांग नियान की जीमिंग के साथ बातचीत सुनी और बातचीत की सामग्री को सुनते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अनुबंध? कैसा अनुबंध? और क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ? उसने मन ही मन सोचा। वह पिछले दिनों छुट्टी पर थी और आज ही वह काम पर वापस लौटी थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ था उससे वह अनजान थी। उसे जीमिंग नाम की एक लड़की याद आ गई जो पिछली बार ऑडिशन देने आई थी और जिससे उसकी बहस हो गई थी। वह उस लड़की पर बहुत गुस्सा हो गई थी। जीमिंग ने न केवल उसका अपमान किया बल्कि उसे नज़रअंदाज भी किया और जियाओ जिसे वह पसंद करती है, वह भी उस लड़की को पसंद करता है। उसने सोचा कि जीमिंग साक्षात्कार में पास नहीं हुआ और वह इससे बहुत खुश थी। लेकिन तांग नियान किस अनुबंध के बारे में बात कर रहा है? उसने फाइलें हाथ में पकड़ते हुए सोचा। कॉल काटने के बाद तांग नियान ने चेंशी की ओर देखा जो स्तब्ध थी और उसे पुकारा, चेंशी। वह अपनी स्तब्धता से बाहर आए और चौंकते हुए तांग नियान की ओर देखा। हाँ। तांग नियान ने चेंशी को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तुम अभी फोन पर क्या बात कर रहे थे? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। तांग नियान ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम मुझसे इसके बारे में पूछने आए हो? उसने तेजी से पूछा। तांग नियान के बर्फीले ठंडे चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। तांग नियान को ऐसे लोग पसंद नहीं जो ऑफिस में गपशप करते हों और बेवजह बातें करते हों। और चेंशी उससे नफरत करती है क्योंकि वह ऊंची और शक्तिशाली होने का दिखावा करती है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह उसकी बॉस थी। चेंशी ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करते हुए बोली, ओह, मुझे इन दस्तावेजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए थे। उसने कुछ फाइलें उसके हाथों में थमाते हुए कहा। तांग नियान ने फाइलें लीं और उन्हें अपनी मेज पर रख दिया। अब आप जा सकते हैं। मैं उन्हें पढ़ने और हस्ताक्षर करने के बाद आपको फ़ोन करूंगी, उसने स्पष्ट रूप से कहा। चेंशी ने निराशा से उसकी ओर देखा। वह जानना चाहती थी कि वह फ़ोन पर क्या बात कर रही है, लेकिन उसने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चेंशी, जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, तांग नियान ने उसे पुकारा। वह घूमी और तांग नियान की ओर देखा। जियाओ याओ से कहो कि वो जीमिंग को उसका कॉन्ट्रैक्ट मेल कर दे। रुको नहीं, पहले उसे आने को कहो, मैं खुद उससे बात करूंगी। तांग नियान ने चेंशी द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ते हुए कहा। चेंशी ने उसे आश्चर्य से देखा। आप उस जीमिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछली बार इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आई थी, है ना? चेंशी अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए और सीधे पूछ बैठी। तांग नियान ने दस्तावेजों से अपना सिर उठाया और उसे घूरते हुए कहा, हाँ, हम उसे ग्लोबल वर्ल्ड के तहत एक कलाकार के रूप में अनुबंधित कर रहे हैं। चेंशी वहीं जम गई। उसके चेहरे के भाव गहरे हो गए और वह तांग नियान को नाखुशी से घूरने लगी। तांग नियान ने उसकी ओर देखा और उसके हाव भाव देखकर पूछा, कुछ गड़बड़ है? चेंशी खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आप उसे ग्लोबल वर्ल्ड के तहत एक कलाकार के रूप में कैसे साइन कर सकते हैं? वह लड़की एक खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड ने कब से कलाकारों को केवल उनके रूप के आधार पर नियुक्त करना शुरू कर दिया? या क्या उस लड़की के पास कोई शुगर डैडी है जिसे आप बिना किसी प्रतिभा और अनुभव के नियुक्त कर सकते हैं? चेंशी इस बात से क्रोधित थी कि जिस लड़की के बारे में उसने सोचा था कि वह हिंटन के साक्षात्कार में असफल हो गई है, वह ग्लोबल वर्ल्ड के तहत एक कलाकार बनने जा रही थी। असल में वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे मनोरंजन उद्योग में आने की इजाज़त नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उसे ग्लोबल वर्ल्ड में इंटर्नशिप दिलवाई ताकि वह काम सीख सके और खुद देख सके कि यह उद्योग कितना कठिन है। चेंशी जानती है कि ग्लोबल वर्ल्ड के तहत एक कलाकार के तौर पर साइन करना कितना मुश्किल है, लेकिन एक शौकिया और कमज़ोर लड़की को कलाकार के तौर पर साइन किया जा रहा है। वह सोचती है कि इसमें कुछ संदिग्ध है। तांग नियान ने चेंशी को भावशून्य भाव से देखा, मानो उसे उससे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, चेंशी, तुम्हें पता है मुझे कितनी नफरत है जब लोग अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके कंपनी में घुस आते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखूंगी? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। चेंशी उसके स्वर में व्यंग्य को महसूस कर सकती थी और वह जानती थी कि तांग नियान उसे पसंद नहीं करती है क्योंकि वह बिना साक्षात्कार के और अपने संबंधों और अपने पिता के कारण कंपनी में आई थी। तांग नियान ने आगे कहा, मैंने जीमिंग को निर्देशक खान की फिल्म की स्क्रिप्ट एक परीक्षा के तौर पर ऑडिशन के लिए दी थी और वह उस ऑडिशन में पास हो गई, इसलिए मैं उसे काम पर रख रहा हूँ। और आप जानते हैं कि अगर उसने निर्देशक खान की फिल्म की दूसरी मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन पास कर लिया है तो वह प्रतिभाशाली होगी, अन्यथा उन्होंने उसे इस भूमिका के लिए नहीं चुना होता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनोरंजन उद्योग में सुंदर चेहरा होना भी एक प्रतिभा माना जाता है। अभिनय कौशल की तो ज़रूरत होती ही है, लेकिन इस उद्योग में शारीरिक बनावट और सुंदर चेहरा भी ज़रूरी है। इसीलिए यह उद्योग ज़्यादा निर्दयी और ग्लैमरस है।
अब जाओ और जियाओ याओ को अंदर भेजो, उसने ठंडे स्वर में कहा और अपना ध्यान दस्तावेजों पर केंद्रित कर दिया। चेनशी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह जानती थी कि तांग नियान उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि चेनशी खूबसूरत है, लेकिन वह जानती थी कि जीमिंग की प्राकृतिक सुंदरता के सामने वह कुछ भी नहीं है। तांग नियान की बातों से परेशान होकर वह मुड़ी और बाहर चली गई। उसने ज़रूर डायरेक्टर को बहकाया होगा या कोई चाल चली होगी। वो लड़की तो बिल्कुल ही घटिया है। पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तब उसने जियाओ याओ को बहकाया था और अब डायरेक्टर को। घिनौना है। वो झुंझलाते हुए बाहर चली गई। अध्याय 179 मेरा एकमात्र प्यार। दोपहर में चाय पीने के बाद जीमिंग योजना के अनुसार मदर जिन और जिन लियांग के साथ खरीदारी करने चली गई। जीमिंग यात्री सीट पर बैठी थी जबकि जिन लैंग कार चला रहे थे, जबकि मदर जिन पीछे की सीट पर बैठी थी। पहले तो वह पीछे बैठना चाहती थी, लेकिन मदर जिन ने पीछे बैठने पर जोर दिया, इसलिए उसके पास आगे बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीमिंग और मदर जिन उसके ऑडिशन और दूसरी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। जीमिंग ने भी खुशी खुशी उसके सवालों के जवाब दिए। उसे माँ जिन बहुत पसंद थी। माँ जिन से उसे वह ममतामयी स्नेह महसूस हो रहा था जिसकी उसे इतने लंबे समय से चाहत थी। उसी समय जीमिंग का फ़ोन बज उठा। उसने नीचे देखा और स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर भाव जम गए। उसके हैरान भाव को देखकर जिन लियांग अपनी सीट की ओर झुके और स्क्रीन पर नाम देखने लगे। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अगले ही पल वह जोर से हंस पड़ा। हा, क्या बकवास है। हा, कैसे तुम भाई के लिए इतना घटिया नाम इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो बहुत ही अजीब है। छी, क्या शादीशुदा लोग एक दूसरे को इस तरह बुलाते हैं। ये तो ई है। पब फ्यूचर एड्स। शर्मिंदगी से जीमिंग का चेहरा लाल हो गया। स्क्रीन पर नाम दिख रहा था, मेरा एकमात्र प्यार, और उसके साथ 2 दिल थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने उसका नाम लिवी लिखा था, लेकिन वह कैसे बदल गया। ये कमबख्त पति, इसने ये तब किया होगा जब मैं आसपास नहीं थी। मुझे अपना पासवर्ड बदलना है। वो फ़ोन पर अपना नाम कैसे बदल सकता है, वो भी इस फ़ोन पर। क्या उसे ज़रा भी शर्म नहीं आती जब उसने अपना नाम मेरा इकलौता प्यार लिखा था। वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। उसने सुबह उसे चूमकर पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा किया और अब ये। माँ जिन ने फ़ोन पर नाम देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उन्होंने लियांग के कंधे पर हाथ मारा और कहा, तुम अपनी भाभी को तंग मत करो। जीमिंग, तुम उससे परेशान मत हो। नाम ये वास्तव में प्यारा है। उसने अपनी हंसी रोकते हुए जीमिंग से कहा। शर्मिंदा जीमिंग ने फ़ोन रखना चाहा, लेकिन अंत में उसने राइट स्वाइप किया और फ़ोन उठाते हुए कहा, तुमने फ़ोन क्यों किया। अब वो बात करने के मूड में नहीं थी। उसने उसे पहले ही इतना शर्मिंदा कर दिया है कि वो कार में सबके सामने कैसे बात कर सकती है। आप क्या कर रही हैं। उन्होंने अपने कार्यालय में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए उससे पूछा। गुशाओ कुछ दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने आए थे और जब उन्होंने फ़ोन पर बात करते समय नर्म और गर्मजोशी भरा स्वर सुना तो चौंक गए। कुछ मिनट पहले वह एक कर्मचारी पर काम ठीक से न करने के लिए चिल्ला रहे थे और उसे रिपोर्ट दोबारा लिखने को कह रहे थे, और अब वह लेडी बॉस से बात करते हुए कितने नर्म और गर्मजोशी भरे लहजे में बात कर रहे थे। उसके लिए लिवेई के विभाजित व्यक्तित्व के साथ तालमेल बिठाना कठिन हो रहा था। हम खरीदारी के लिए जा रहे हैं, उसने झुंझलाहट में अपनी कनपटियां रगड़ते हुए लिवेई के प्रश्न का उत्तर दिया। पब फ्यूचर एड्स। वह नाम बदलने के लिए अपने गुस्से पर काबू रख रही थी, क्योंकि वह भी उस पर चिल्ला नहीं सकती थी। ओह सच में, आपके साथ और कौन है। उसने एक अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए पूछा। उनका मूड अच्छा था क्योंकि उन्होंने लियांग को शाम तक बहुत सारा काम पूरा करने को दिया था, इसलिए वह उनके साथ खरीदारी के लिए नहीं जा सके। उसने होंठ भींचे और कहा, वही, क्या मैंने तुम्हें आज सुबह नहीं बताया था। वह जल्दी से यह कॉल खत्म करना चाहती थी। क्योंकि वे कार में थे इसलिए उसकी आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी स्पीकर पर नहीं था। कार में सन्नाटा होने के कारण इस माहौल में उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। जिन लिवेई ने बीच में ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना बंद कर दिया और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या जिन लियांग भी आपके साथ जा रहा है। उसने भारी स्वर में कहा। हाँ, उसने उत्तर दिया क्योंकि उसने उसके स्वर में ठंडक महसूस की। लिवेई ने कलम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और भारी आवाज़ में बोला, फ़ोन जिन लियांग को दे दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जीमिंग ने जिन लियांग की ओर आंखें झपकाईं और फ़ोन स्पीकर पर रखकर उसे दे दिया, जबकि वह गाड़ी चला रहा था। उसने उसके लिए फ़ोन पकड़ रखा था। जिन लियांग ने सड़क पर नज़रें गड़ाए हुए कहा, क्या हाल है भाई। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। क्या तुमने वो काम पूरा कर दिया जो मैंने तुम्हें भेजा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ो और शाम तक तुम्हें ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करना है। तुम सारा काम छोड़कर शॉपिंग कैसे जा सकती हो। उसने ठंडे स्वर में पूछा। लिवेई ने उसे व्यस्त रखने के लिए खास तौर पर काम का इंतजाम किया था ताकि वह शॉपिंग पर न जा सके, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर शॉपिंग पर चला गया। भाई चिंता मत करो, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है और ऑडिशन के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने वीडियो तुम्हारे मेल पर भी भेज दिया है। क्या तुमने अभी तक मेल नहीं देखा। उसने शांत भाव से पूछा। जिन लिवेई ने गुशाओ की ओर देखा और भारी आवाज़ में पूछा, क्या आपको जिन लियांग से कोई मेल मिला। गुशाओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं सर, मुझे नहीं पता। जिन लिवेई के चेहरे पर उदासी छा गई, मुझे कोई मेल नहीं मिला। झूठ मत बोलो, अगर तुमने काम नहीं किया है तो तुम इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकते हो। घर जाओ और पहले अपना काम करो। भाई अपना पर्सनल अकाउंट चेक करो, मैंने उसी पर भेजा है। लिवेई ने अपना ईमेल खोला और देखा कि वाकई जिन लियांग का एक मेल है। इस गर्मी में अचानक से माहौल ठंडा हो गया। लिवेई ने गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोला, लियांग, जीमिंग और माँ को मॉल में छोड़ने के बाद ग्लोबल वर्ल्ड जाओ, कुछ आपात स्थिति है। अरे आपातकाल, कैसा आपातकाल। लियांग ने अपने भाई की बातें सुनकर कहा।
उन्होंने आज सुबह अपने मैनेजर से बात की और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई, इसलिए उन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी गई। लेकिन फिर उनके भाई ने उन्हें एक स्क्रिप्ट भेजी जिसमें उन्हें इसके लिए एक ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। अपनी छुट्टी के बावजूद उन्हें स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ी और वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। अब इसमें क्या आपात स्थिति हो सकती है? बस वहां जाओ, मैं तुम्हें ऐसे टालमटोल करने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा, इसलिए जब मैं कहूँ तब वहां चले जाना, लिवेई ने ठंडे स्वर में कहा। जिनलियांग ने उसकी बात सुनकर भौहें चढ़ाईं। इस तरह पैसे देने का क्या मतलब है? मैं तो पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसने तो ऐसा दिखाया जैसे मुझे मुफ्त में पैसे दे रहा हो। उसने मन ही मन उपहास किया। जीमिंग ने फ़ोन पकड़े हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। उसके शब्द बहुत ही मतलबी थे। वो अपने भाई से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मैं भी जल्द ही ग्लोबल वर्ल्ड की आर्टिस्ट बनने वाली हूँ। क्या इसका मतलब वो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा? उसकी आंखों में घबराहट बढ़ गई। उसका पति उसका बॉस बनने वाला है, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जोर से सांस ली। जिनलियांग ने ये देखा और दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। अब वे दोनों एक ही नाव में सवार थे। वह उसकी असुरक्षा को महसूस कर सकता था। ऐसे गुस्सैल पति को बर्दाश्त करना भाई से भी बदतर है। लेकिन वह क्या कहे, उसका पति तो उसका भाई है। उन दोनों के पास उसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सांस पब फ्यूचर एड्स अध्याय 180 मेरे प्रयासों को व्यर्थ न जाने दें। पीछे की सीट पर बैठी माजिन जिनलियांग और लिवेई के बीच बातचीत सुनकर हंस पड़ी। भले ही लियांग और जीमिंग लिवेई की बातों के पीछे छिपे अर्थ को न समझ पाएं, लेकिन वह समझ सकती है। वह उसकी माँ है, वह अपने बेटे को किसी और से ज्यादा जानती है। जिस तरह से उसने जिनलियांग को वैश्विक दुनिया और अपने तथाकथित आपातकाल में वापस जाने के लिए प्रेरित किया, वह उसकी तुच्छता पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। मेरा ये बेटा बहुत बदल गया है। जिनलियांग ने अपनी माँ को घूर कर देखा, मानो कह रहा हो कि उसके दुर्भाग्य पर मत हंसो। जिनलियांग परेशान हो रहे थे और गाड़ी चलाते हुए बोले, ठीक है, मैं उन्हें मॉल में छोड़ने के बाद वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं वहां चला गया तो उन्हें हवेली में वापस कौन ले जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जीमिंग गाड़ी नहीं चला सकते और ड्राइवर भी आज छुट्टी पर है। जिस दिन से जीमिंग कोमा से जागी, उसने कभी कार नहीं चलाई, ये कहते हुए कि वह डरी हुई थी या उसमें पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने आगे ये बहाना बनाकर बताया कि मौत जैसी स्थिति का अनुभव करने के बाद वह स्वयं कार चलाने से डर रही थी। और लिवेई ने उसके बहाने पर विश्वास कर लिया क्योंकि उसने इस तरह की स्थिति का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी पुष्टि की कि वह उस घटना से सदमे में है और खतरनाक स्थितियों से दूर रहना चाहती है तथा कार चलाने से डरती है। सच तो यह है कि जीमिंग या यूं कहें कि झाओमिंग जो अतीत से आए थे, कार चलाने से डरते थे। हालांकि उसे जीमिंग की याददाश्त से कार चलाना आता है, लेकिन वह उसे व्यवहार में नहीं ला सकती। उसे कार चलाने में बहुत डर लगता है। अगर उसने किसी को मारा तो क्या होगा? जब जीमिंग ने जिनलियांग की बातें सुनी तो उसने उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया और कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खरीदारी के बाद हम हवेली तक टैक्सी ले सकते हैं। आपको जाकर अपना काम करना चाहिए। वह जिनलियांग के काम में खलल नहीं डालना चाहती थी और इसलिए उसने टैक्सी लेने का फैसला किया। इससे पहले कि जिनलियांग कुछ कह पाती, उसने दूसरी तरफ से जिन लिवेई की आवाज़ सुनी। नहीं, आप टैक्सी कैसे ले सकते हैं? मेरा मतलब है कि आप खरीदारी करने जा रहे हैं और आपके साथ शॉपिंग बैग भी होंगे और टैक्सी का इस्तेमाल करना असुविधाजनक होगा और जब तक आप खरीदारी पूरी करेंगे तब तक शाम हो जाएगी। शाम को टैक्सी लेना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उसकी बातें सुनकर माँ जिन मुस्कुराई। मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा रक्षात्मक हो रहा है। जिनलियांग की बातों को याद करते हुए लिवेई ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, तुम वापस जाओ। मैं अपने हाथ का काम निपटाकर थोड़ी देर में वहां चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द ग्लोबल वर्ल्ड पहुंचना होगा, समझे? उसने जिनलियांग से सख्ती से कहा और फ़ोन रख दिया। वह नहीं चाहता कि उसका भाई उसकी पत्नी के साथ समय बिताए और वह भी तब जब वह वहां ना हो। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। वह जानता है कि इस तरह का व्यवहार करके वह तुच्छ बन रहा था, लेकिन वह अपने दिल की जलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। उसके बगल में खड़े गुशाओं ने अपने बॉस को तुच्छ समझते हुए हंस दिया, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में आपातकाल जैसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले उन्हें सूचित किया जाएगा। जिन लिवेई लियांग को जीमिंग के साथ खरीदारी पर न जाने देने का बहाना बना रहा था। बेचारा जिन लियांग, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जिन लियांग ने अपना सिर हिलाया। वह अपने भाई के बदलते मूड का आदी नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मॉल के सामने गाड़ी रोक दी। जीमिंग और मदर जिन कार से अलग हो गए और जिन लियांग ग्लोबल वर्ल्ड की ओर चला गया। माँ जिन और जीमिंग मॉल के चारों ओर देख रहे थे। जीमिंग बहुत सारी चीजें देखकर बहुत उत्साहित थी जिन्हें वह पिछली बार देखने से चूक गई थी। माँ जिन ने उसके लिए ढेर सारे कपड़े, जूते और सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। जीमिंग इतना कुछ नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन माँ जिन ने उसकी एक न सुनी। पब फ्यूचर एड्स। माँ जिन जीमिंग को कुछ सामान खरीदने के लिए एक आभूषण की दुकान पर ले गईं। वह अपनी बहू के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहती थीं। वे पहली बार खरीदारी के लिए आई थीं, तो वह आभूषण कैसे ना खरीदें। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे जहां शोरूम था, तो मदर जिन ने जीमिंग से पहले अंदर जाने को कहा क्योंकि उन्हें किसी को फ़ोन करना था। माँ जिन ने उसे शोरूम में देखा। जीमिंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही जीमिंग चले गए, माँ जिन ने लिवेई को बुलाया। हेलो। लिवेई कार में था जब उसकी माँ ने पुकारा, तुम कहाँ हो? तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? उसने शोरूम में प्रवेश कर रहे जीमिंग की ओर देखते हुए पूछा। लिवेई ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, मैं रास्ते में हूँ।
क्यों, क्या कुछ हुआ है? नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं थकी हुई हूँ और ज़ीमिंग अभी भी खरीदारी कर रही है। जल्दी आओ और उसके साथ चलो, ठीक है? वह चालाकी से मुस्कुराए। वह उन्हें कुछ समय अकेले में बिताना चाहती थी। जिनलियांग वहाँ नहीं था और अगर लिवेई आ रहा था तो वह उन्हें कुछ समय अकेले में बिताना चाहती थी ताकि वे साथ में कुछ समय बिता सकें। ये दोनों के लिए डेट जैसा होगा। जिन लिवेई अपनी माँ के शब्दों का छिपा हुआ अर्थ समझ गया और मुस्कुराया, अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। मैं उनके साथ रात के खाने और खरीदारी के लिए चलूंगा। चिंता मत करो। माँ जिन मुस्कुराई और बोली, जल्दी आओ। मैं उसे गहने खरीदने ले जा रही हूँ, उसके बाद थकी हुई कहकर वापस चली जाऊंगी। मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। ठीक है, लिवेई ने हंसते हुए कहा, हाँ मैम, मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। मदर जिन मुस्कुराई और फिर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मदर जिन की एक पुरानी दोस्त ने उन्हें रोका और उनसे बातचीत करने लगी। माँ जिन भी इतने लंबे समय के बाद अपनी दोस्त को देखकर खुश हुई और उसके साथ बात करने के लिए वहीं खड़ी हो गईं। इस बीच जब ज़ीमिंग शोरूम में दाखिल हुई तो वह अंदर मौजूद व्यक्ति को देखकर दंग रह गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।